नमस्कार। तो लोकतंत्र का पर्व ही कहा जाता है हमारे चुनावों को। 5 राज्य अहम राज्य हैं जिनका विधानसभा चुनावों के लिए वोटिंग लगभग पूरी हो गई है। तेलंगाना में आपको बता दें कि इस समय लगभग वोटिंग समाप्त हो चुकी है, भले ही कतारें जिस तरह से अखिलेश बता रहे थे कि लगी होंगी। 5 राज्य जो हम कह सकते हैं हमारे देश के मध्य भाग, हमारे देश का दिल, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ है। तेलंगाना नया राज्य बना है, 2014 में ही बना है, और साथ ही मिजोरम। तो बहुत अहम संदेश 2024 से पहले ये विधानसभा चुनावों के नतीजे देंगे। आज कुछ रुझान सामने आएंगे। राजस्थान में क्या रिवाज बदलेगा? क्या मध्य प्रदेश से जो सरकार 18 साल से वहाँ पर लोग उकता तो नहीं गए हैं? छत्तीसगढ़ में जो भूपेश बघेल का छत्तीसगढ़िया अंदाज था, क्या वो दोबारा उन्हें सत्ता में ला पाएगा? और तेलंगाना की राजनीति भी बहुत अहम रहेगी अखिलेश। निश्चित तौर पर 5 राज्यों के आज जो है एग्जिट पोल अब से कुछ ही देर में अलग अलग टीवी चैनल्स पर आने लगेंगे, क्योंकि आपको बता दें कि मतगणना तो 3 तारीख को होनी है, एग्जैक्ट पोल तो 3 तारीख को ही होगा, लेकिन आज एग्जिट पोल आ रहे हैं और अलग अलग टीवी चैनल्स ये एग्जिट पोल कर रहे हैं। हम आपको इन तमाम चैनलों के जो भी रुझान हैं एग्जिट पोल के इन 5 राज्यों के लिए आपको बताते रहेंगे। लेकिन आपको यही बता दें कि एग्जिट पोल जो है एक इशारा माना जा सकता है कि आखिर परिणाम किस तरफ होगा। इनमें भी लोगों की बहुत रुचि होती है, क्योंकि लगातार आप जानते हैं कि राजनीतिक चर्चाओं में पिछले 2 महीने से यही सवाल पूछा जा रहा था कि मध्य प्रदेश में क्या होगा, राजस्थान में राज बदलेगा या फिर रिवाज बदलेगा। सबसे बढ़िया छत्तीसगढ़िया, ये भी छत्तीसगढ़ में लगातार बात चलती रही है। तेलंगाना, वहाँ पर बीआरएस हैट्रिक बनाएगी या फिर कर्नाटक की जीत से बम कांग्रेस पार्टी दूसरे दक्षिण भारतीय राज्य पर भी कब्जा करेगी। जिस तरह से राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे ने वहाँ पर धुआंधार चुनाव प्रचार किया, लगता है कि कांग्रेस पूरी उम्मीद में है कि ये राज्य उसकी झोली में आएगा। ये भी एग्जिट पोल के रुझान से पता लगेगा कि हवा किस तरफ बह रही है। और साथ ही मिजोरम में भी कहाँ वहाँ पर क्या होगा, ये भी सब पता चलेगा 3 तारीख को। लेकिन अब से कुछ ही देर में एग्जिट पोल जो है वो उनके रुझान मिलने शुरू हो जाएंगे। अलग अलग टीवी चैनल्स के रुझान हम आपको इस स्क्रीन पर दिखाते रहेंगे। आपको याद दिला दें कि मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो वहाँ पर 230 सीटें हैं और इसके लिए जो मतदान हुआ है उसका ग्राफिक्स एक बार फिर से आपके टीवी स्क्रीन पर हम लाना चाहते हैं। 77.15% मतदान मध्य प्रदेश के लिए हुआ। राजस्थान की अगर बात करें तो वहाँ पर भी बम्पर वोटिंग हुई है। राजस्थान में भी 199 सीटों पर मतदान हुआ था, करीब 75% मतदान राजस्थान में हुआ है। अगर छत्तीसगढ़ की बात करें तो 90 सीटों के लिए करीब 76% मतदान हुआ। मिजोरम में 40 सीटों पर 77% से भी अधिक वोटिंग हुई है। और जहां तक तेलंगाना का प्रश्न है, 3 बजे तक के आंकड़े भी करीब 55% की ओर इशारा कर रहे हैं। तो हमारे साथ खास मेहमान आपको बता दें आज मौजूद हैं इन रुझानों को समझने के लिए। जिस तरह से एग्जिट पोल आएंगे, हमारे साथ अजय बोस पूरे विशेषज्ञ यहाँ पर मौजूद हैं, संजय सिंह वरिष्ठ पत्रकार, अमिताभ तिवारी सीनियर एनालिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। आप 3 बहुत बहुत धन्यवाद आपका आने के लिए। और बहुत उत्सुकता है लोगों में कि किस तरह से रुझान होंगे, जनता ने क्या वोट किया। अजय बोस साहब, पहले आप ही से, आपका अगर हम कौन से राज्य पर आप पहले बोलना चाहेंगे? तेलंगाना में इस समय वोटिंग हो रही होगी, लेकिन हम अगर राजस्थान या मध्य प्रदेश पे आप अगर चाहें, क्या आपको लग रहा है क्या मुद्दे चले होंगे? देखिए, ये सब अलग अलग राज्य हैं और इस पे अलग अलग मुद्दे हैं। और यही हम जो कहते हैं भारतवर्ष का आश्चर्य है, क्योंकि हर जगह में अलग अलग, और असेंबली इलेक्शन में खास तौर पे इसका मुद्दा भी अलग होता है और जो कहते हैं पॉलिटिकल डायनामिक्स भी अलग होता है। तो जैसे आप इस बात तेलंगाना, ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि पॉलिटिकल डायनामिक्स अलग होते हैं। तेलंगाना का मैं इसलिए अभी जिक्र नहीं करूंगी क्योंकि अभी भी वहाँ पे वोटिंग हो रही होगी। अमिताभ जी, आपसे, क्योंकि 2024 अगर कहें तो वो तो प्रधानमंत्री के नाम पर होता है, लेकिन अगर हम राजस्थान से शुरुआत करें तो अपने आप में वहाँ पर जो रिवाज है पिछले 3 सालों से जो चला आ रहा है, लेकिन एक बहुत कड़ी टक्कर दी है सत्ता पक्ष ने भी और विपक्ष ने भी। वहाँ से क्या आपका क्या आंकलन है, क्या चल सकता है? हालांकि हमें अभी इंतज़ार करना पड़ेगा रुझानों का, लेकिन बहुत दिलचस्प है राजस्थान में भी किस तरह से वहाँ पर हालात बनते हैं। देखिए, रिवाज बनने में बहुत टाइम लगता है, बट रिवाज जब बन जाता है तो उसको ब्रेक करने में भी बहुत टाइम लगता है। उसके लिए एक सॉलिड कारण चाहिए होता है जब रिवाज टूटता है। 3 राज्यों में ये रिवाज टूटा है।
पंजाब 2012, केरल 2021 अभी हाल फिलहाल में, और तमिलनाडु 2016। तो कांटे की टक्कर है, लेकिन हम ये भी देख रहे हैं कि पिछले 9 सालों में हंग असेंबली सिचुएशन बहुत ही कम राज्यों में देखने को मिलती है। एकदम क्लियर वोटिंग पैटर्न होता है, जनता जिसको वोट करती है उसको क्लियर मेजॉरिटी के साथ जिता रही है। तो कई बारी कांटे की टक्कर लगती है, जब एक्चुअल रिजल्ट आएगा तो हमें लगेगा कि शायद एक तरफा चुनाव था। रिवाज इतनी आसानी से राजस्थान में मुझे नहीं लग रहा है कि बदलेगा। अशोक गहलोत जी पॉपुलर हैं, लेकिन एंटी इनकम्बेंसी जो एमएलएस के खिलाफ है वो बहुत ज़्यादा है, और सिटिंग एमएलएस कांग्रेस ने ज़्यादा रिप्लेस नहीं किए हैं। हिस्टोरिकली सिर्फ 25% सिटिंग एमएलए कांग्रेस पार्टी के जीते हैं 2003 से लेकर 2018 के चुनाव में। तो संजय, फिर एंटी इनकम्बेंसी तो मध्य प्रदेश में भी होगी, 18 साल की अगर वहाँ पर आ गए तो वहाँ पर भी एंटी इनकम्बेंसी तो वहाँ पे भी हो सकती है। फिर देखिए, आजकल चुनाव 2 तरह का होता है, एक प्रो इनकम्बेंसी और एक एंटी इनकम्बेंसी। कुछ स्टेट ऐसे हैं, वेस्ट बंगाल देखिए, आप उत्तर प्रदेश देखिए, ऐसे कुछ और स्टेट ले लीजिए जहाँ प्रो इनकम्बेंसी का। राजस्थान की चर्चा इसलिए भी शायद पहले हो जाए कि राजस्थान इसके पहले का आखिरी स्टेट है जी। और राजस्थान में एक चीज़ अगर आप देखेंगे तो चुनाव तो हर चुनाव कांटे का ही होता है। राजस्थान में इंटरेस्टिंग चीज़ ये हुई कि गहलोत साहब के जो वेलफेयर स्कीम्स हैं जो उन्होंने चलाए, वो मतलब एक प्रयास था कि बाकी मुद्दे के ऊपर वो मुद्दा जो है वो हावी हो जाए, जो उनके वेलफेयर स्कीम्स हैं। तो अगर वो उस पर हावी हो जाता है तो बाकी जो एंटी इनकम्बेंसी है, जैसे लॉ एंड ऑर्डर के सिचुएशन की है, कम्युनल सिचुएशन की है, करप्शन के इश्यूज हैं, पार्टी के अंदर जिस तरह का मतलब आपस में मतलब युद्ध एक चल रहा था, एक दूसरे के बाद तमाम जो एडजेक्टिव दिए गए, वो चीज़ें कहीं पीछे छूट गई। और अशोक गहलोत का एक अपना मतलब कांग्रेस के अंदर होते हुए एक लार्जर देन लाइफ एक रीजनल सेटअप को उस तरह से उभरना अपने आप में एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ थी। वो चुनाव इसलिए भी इंटरेस्टिंग होता है कि बीजेपी ने साफ तौर पे अपना कोई मतलब चीफ मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट पेश नहीं किया, तो वसुंधरा राजे के इर्द गिर्द काफ़ी स्टोरीज घूमती गई। लेकिन मुझे लगता है कि जब जो रुझान आएंगे, जो मतलब आज जिस एग्जिट पोल की हम बात करेंगे और जो फाइनल वो होगा, वो मुझे लगता है कि वो बीजेपी के पक्ष में जाएगा। जो रिवाज की बात है, रिवाज वहाँ का जो है प्रचलन 5 साल इधर 5 साल उधर, वो कायम रहेगा। दूसरी चीज़ और भी है कि एक पार्टी को बहुत समय से मतलब ये परंपरा यूपी में सबसे ज़्यादा थी, जिस समय बहुत मिली जुली होती थी, फ्रैक्चर्ड असेंबली होती थी, और वहीं से ये रिवाज टूटा कि जनता जिसको वोट देती है एक मुश्त वोट दे रही है, वो तमाम जगह सेंटर में भी वैसे ही दे रही है, स्टेट्स में भी वैसे ही दे रही है। तो मुझे लगता है कि जब नतीजे आएंगे, हाँ एक चीज़ जरूर है कि बीजेपी राजस्थान में काफ़ी अच्छी मेजॉरिटी से हमेशा जीतती रही है, मतलब पिछले अगर 20 साल 30 साल का हम बोलें, और कांग्रेस मतलब बॉर्डर लाइन पे हमेशा चुनाव जीतती रही है। तो वो तो एक्चुअल जब आएगा तब पता चलेगा। अजय जी, ये जो कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति है, मुझे लगता है कि राजस्थान के चुनाव परिणाम का उस पर भी असर पड़ सकता है। अगर पीछे मुड़ करके देखें, और अगर जो होता है कि कहा जा रहा है कि रिवाज जो है वो कायम रहेगा 5 साल में सत्ता बदलने का, अगर ऐसा होता है तो आपको लगता है कि अशोक गहलोत के मन में कहीं मलाल रहेगा कि एक मौका मिला था कांग्रेस अध्यक्ष बनने का, वो छोड़ दिया, उनकी जगह मल्लिकार्जुन खड़गे बने, जिन्होंने पिछले 1 साल में खुद को साबित कर दिया। यहाँ तक कि अभी जो बुक रिलीज हुई है उसमें सोनिया गांधी ने कह दिया कि जो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं ये एक बहुत अच्छा चेहरा हैं। तो इस लिहाज से ये भी एक मलाल शायद गहलोत के मन में रहेगा। मेरे ख्याल पे नहीं, क्योंकि अगर जितने मैं जानता हूँ अशोक गहलोत रीजनल लीडर है, नेशनल लीडर नहीं है। और खारगे का जो इंडक्शन था ये प्रेसिडेंट, ये मैं कह रहा हूँ सुपर मूव है कांग्रेस का। बिल्कुल, जब से उन्होंने प्रेसिडेंट बना, ये कांग्रेस का बिल्कुल अलग डायनामिक बदल गया। मैं आपको माफी चाहता हूं, 1 सेकंड के लिए रुकूंगा, क्योंकि कुछ रुझान जो है एग्जिट पोल के आने लगे हैं। ये हम दर्शकों को बता दें कि कुछ रुझान जो एग्जिट पोल के आए हैं, इसमें रिपब्लिक का एग्जिट पोल आया था, जिसमें कि रिपब्लिक टीवी और मैट्रिक्स का है। मध्य प्रदेश का ये रुझान आया है। इसमें भविष्यवाणी की गई है कि बीजेपी को 118 से 130 सीटें, ये छत्तीसगढ़ का बताया जा रहा है। बीजेपी को अभी कांग्रेस ये 3 हैं, एबीपी सी वोटर, इंडिया टुडे एक्सेस और टीवी न्यूज़ 5 का। ये छत्तीसगढ़ का हम देख सकते हैं किस तरह से ये मैं मध्य प्रदेश का एक बार फिर से देख लेते हैं। मध्य प्रदेश की जो बात हो रही थी वो अधूरा छूट गया है। वो
तो मध्य प्रदेश में 118 से 130 सीटें भविष्यवाणी की गई है बीजेपी के लिए, कांग्रेस के लिए 97 से 107, बीएसपी 0 और अन्य 0 से 2, यानी यहाँ पर बीजेपी की सरकार फिर से बन सकती है। ये बड़ी भविष्यवाणी है। TV9 भारतवर्ष और पोल स्टेट, इसकी भी भविष्यवाणी में कांग्रेस पार्टी और बीजेपी के बीच में बराबरी की टक्कर करीब करीब बताई जा रही है। 106 से 116 बीजेपी को मिल सकती है, 111 से 121 कांग्रेस को मिल सकती है और अन्य के खाते में 0 से 6 सीटें जा सकती। तो फिर से वही 2018 की परिस्थिति की भविष्यवाणी TV9 भारतवर्ष के एग्जिट पोल में की जा रही है। बिल्कुल, मध्य प्रदेश के ये अपने आप जो रुझान, सिर्फ 2 ही रुझान आए, बहुत ज़्यादा दिलचस्प हैं। अगर अमिताभ आपसे कि ये भी दिख रहा है कि जो 116 का जो एक वहाँ पे जो मेजॉरिटी मार्क है उसको बीजेपी भी छूती हुई नज़र आ रही है और साथ ही कांग्रेस को 121 के 111 से 121 ही मिलते हुए नज़र आ रहे हैं। मध्य प्रदेश तो पार्टी की टक्कर है चुनाव, क्योंकि कांग्रेस पार्टी वहाँ पर 20 साल से पावर में नहीं है तो स्ट्रक्चरली कमज़ोर है। तो आप ओपिनियन पोल भी देखेंगे, कोई भी ओपिनियन पोल 125 सीटों से ऊपर कांग्रेस को नहीं बता रहा था, क्योंकि उसका एक कैप है, उससे ऊपर वो नहीं पहुंच सकती क्योंकि स्ट्रक्चरली कमज़ोर है। और लाडली बहना योजना के बाद बीजेपी ने जो लॉस्ट ग्राउंड था उसको काफ़ी कवर किया है और महिलाओं में मामा की पॉपुलैरिटी पहले से भी है। लाडली बहना तो हम अभी एक नई स्कीम सुन रहे हैं, लाडली लक्ष्मी करके उनकी एक स्कीम बहुत पॉपुलर हुआ करती थी। तो इसकी वजह से भी जो है बीजेपी ने काफ़ी गैप को क्लोज किया है और यहाँ पर सीट बाई सीट कॉन्टेस्ट है। दोनों पार्टियों के मिलाकर के 75 रेबल खड़े हैं जो किसी का भी गेम बिगाड़ने में कामयाब हो सकते हैं। बिल्कुल संजय, तो इसका मतलब ये संकेत भी एक है, जिस तरह से बीजेपी ने पहले अपने कुछ सांसदों को उतारा, मंत्रियों को उतारा, मतलब कहीं पर सवाल जरूर रहे होंगे, तो जो फाइट बैक दिया है एंटी इनकम्बेंसी को का मुकाबला करने के लिए, उसका शायद असर दिखे। देखिए, मध्य प्रदेश के चुनाव में 2 चीज़ इंटरेस्टिंग थी। सबसे बड़ी बात है कि आपके बगल में जो बैठे हैं उसी प्रदेश से हैं, तो मतलब अगर कहीं कोई और मत हो तो बताइएगा जरूर। एक चीज़ ये है कि मध्य प्रदेश के चुनाव में शिवराज सिंह चौहान काफ़ी लंबे समय से रहे, बीच में 1 साल का पीरियड कमलनाथ 15 महीने था। शिवराज सिंह चौहान की अपनी एक पॉपुलैरिटी है अक्रॉस द स्टेट, इसमें कोई 2 मत नहीं है। एक ऐसा भी तबका है जो बीजेपी का समर्थक है लेकिन शिवराज सिंह चौहान से कुछ कारणों से वो खुश नहीं है। मतलब ये होता है, कई उसमें वो होता है। और चूंकि शिवराज सिंह चौहान बहुत लंबे समय से वहाँ हैं तो सिर्फ मोदी के नाम पे वो नहीं हो सकता है। तो उस तबके को एक ऐसा चाहिए था, मुझे लगता है ये एक अच्छी स्ट्रैटेजी थी कि जो शिवराज सिंह के सपोर्टर हैं, क्योंकि इस चुनाव में शिवराज सिंह काफ़ी एक्टिव थे, सभी जगह कैंपेन कर रहे थे। वो लाडली बहना योजना भी कितना फोरफ्रंट पे जाकर के वो उन्होंने उसका प्रचार किया, या आप बिना कहे हुए एज इट इज कैंपेन में फेस हुई थी। तो इसलिए वो जो तबका है उसको लगता है कि शिवराज सिंह चौहान नहीं होंगे, ये मतलब 2 केंद्रीय मंत्री हैं, 5 और सांसद हैं, इनमें से कोई हो सकता है, या जो सांसद या केंद्रीय मंत्री नहीं है, महासचिव हैं, वो हो सकते हैं, या कोई और भी हो सकता है। तो वो ऑप्शन उनके लिए ओपन हो गया कि अगर आपको उनसे कोई नाराजगी है तो आपके लिए ये ऑप्शन है, और बाकी जो सपोर्टर्स हैं उनके लिए वो ऑप्शन वो खुला हुआ है। तो मुझे लगता है ये एक इंटरेस्टिंग सी चीज़ थी। बाद में ऑफकोर्स मतलब वेलफेयर स्कीम्स या उनकी लाडली बहना योजना और एक जो नेक्स्ट डोर नेबर वाला है ना मामा जी का बिल्कुल इमेज, वो उनके लिए काफ़ी काम करता है। अजय जी, कुछ महीने पहले तक ये कहा जा रहा था कि बीजेपी कहीं दौड़ में है ही नहीं मध्य प्रदेश में, 100 से भी कम सीटें रह जाएंगी, 70 से भी कम सीटें रह जाएंगी। लोग अलग अलग भविष्यवाणी करते थे, लेकिन जिस तरह से बीजेपी वापसी में आई है मध्य प्रदेश में, वो भी 18 साल तक शासन करने के बाद, आपको क्या लगता है कि क्या चीज़ है जिसके चलते बीजेपी वहाँ पर टक्कर दे रही है? देखिए, बीजेपी टक्कर तो देगा ही देगा मध्य प्रदेश में, क्योंकि आप अगर कांग्रेस का इतिहास देखें मध्य प्रदेश में, वो तो खत्म ही हो गया था। और कमलनाथ मैच लीडर नहीं है, दिग्विजय सिंह बहुत पुराना लीडर है, ऐतिहासिक लीडर है। और कांग्रेस का जो माधवराव सिंधिया का बेटा जो थी सिंधिया, वो तो डिफेक्ट करके पूरा गवर्नमेंट गिरा के क्राइसिस क्रिएट कर दिया। तो कांग्रेस का हालत बहुत खराब था। तो कांग्रेस ने काफी मेकअप किया, और इतना मेकअप किया जो लग रहे थे कि इस बार कांग्रेस फिर जीत जाएगा, फिर गवर्नमेंट बनाएगा। लेकिन अब जब, क्योंकि बीजेपी इंट्रिंसिकली देखिए उनका
जो जोर है मध्य प्रदेश में कांग्रेस से ज़्यादा है। संगठन मजबूत है, संगठन मजबूत है, सब कुछ। लेकिन शिवराज सिंह चौहान काफ़ी लंबा उनका जो राज चला, उसका मुश्किल होता है। इतना लंबा जब राज चलता है तो जनता को भी थोड़ा थकावट हो जाता है। ये एक लीडर कितना दिन चले। और लग रहा है जो बीजेपी का, अब बीजेपी का हाई कमांड है, कांग्रेस जैसे हाई कमांड था, बीजेपी का भी बहुत हाई कमांड बन गया। तो बीजेपी का हाई कमांड लग रहा है कि शिवराज सिंह चौहान में विश्वास नहीं है और पूरा इलेक्शन उस पे ऊपर सौंपते, इसीलिए उसको डायरेक्टली भी प्रोजेक्ट नहीं कर रहे हैं ये चीफ मिनिस्टर बने। छत्तीसगढ़ के भी बहुत सारे छत्तीसगढ़ के भी कुछ एग्जिट पोल्स के रुझान आए हैं, वो भी दर्शकों को बता देते हैं कि छत्तीसगढ़ में कुछ एग्जिट पोल्स हैं वो आए हैं। जन की बात ने बीजेपी को 34 से 45 सीटें इसकी भविष्यवाणी की है, कांग्रेस को 42 से 53, यानी कांग्रेस को आगे बताया है जन की बात एग्जिट पोल ने। तो ये अमिताभ जी बहुत दिलचस्प बात, क्योंकि छत्तीसगढ़ के बारे में तो ये कहा जा रहा था कि वहाँ भी बीजेपी कहीं नहीं है, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस काफ़ी आगे बताई जा रही थी। लेकिन जो बीजेपी का अपना आकलन था अंदरूनी, उसमें यह था कि वो जितनी खराब स्थिति उसकी बताई जा रही वैसी नहीं है। जो मैनिफेस्टो उनका आया और जिस तरह से बस्तर में खास तौर से बड़े पैमाने पर पोलिंग हुई है, इसमें भी उनको बीजेपी को लग रहा है कि अपने फेवर में गई है। तो उसके बाद बीजेपी यहाँ पर टक्कर देती दिखाई दे रही है। इंडिया टुडे एक्सिस का भी बता देता हूँ, इंडिया टुडे एक्सिस का भी आया, एक्सिस माई इंडिया का 36 से 46 बीजेपी, 40 से 50 कांग्रेस। तो यहाँ पर भी वही परिस्थिति जो जन की बात में बताई जा रही है, यानी बहुत ही कांटे की टक्कर छत्तीसगढ़ में बीजेपी और कांग्रेस के बीच देखने को मिल रही है। अमिताभ जी। तो यहाँ भी कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है और एंटी इनकम्बेंसी अक्रॉस स्टेट्स एक थीम है। तो हम लोग जब कांटे की टक्कर बोलते थे चुनाव से पहले, तो लोग कहते थे कि आप सेफ खेल रहे हैं, लेकिन अभी एग्जिट पोल्स लग रहा है कि सेफ खेल रहे हैं। तो एग्जिट पोल्स के जो आंकड़े आ रहे हैं उससे हम ये देख के बता सकते हैं कि शायद किसी भी एग्जिट पोल को नहीं पता है कि कौन जीतने वाला है वहां, क्योंकि 30 सीटों से ज्यादा सीटों पर 3000 या 5000 से कम का मार्जिन होता है। पिछली बार का चुनाव एक वन साइडेड था, अब नॉर्मेलिटी थी। हमेशा छत्तीसगढ़ का चुनाव एक क्लोज चुनाव रहता है। शायद कांग्रेस पार्टी ओवर कॉन्फिडेंट थी और बीजेपी अंडर कॉन्फिडेंट थी, काफी लास्ट में जाकर के जोर लगाया। और ये बात तो क्लियर है कि जब फर्स्ट फेज के बाद उन्होंने महिलाओं के लिए 15,000 रुपए अनाउंस किए, तो जैसा आप कह रहे हैं, इसका मतलब है फेज 1 के बाद कांग्रेस पार्टी को कुछ फीडबैक गया होगा कि स्ट्रक्चरली जो बस्तर इलाका है जहां वो मजबूत थी, वहां पे शायद वोटिंग उनके हिसाब से एक ही सीट पिछली बार आप जानते हैं 18 में बीजेपी को मिली थी, एक सीट मिली थी। और जो आप पिछले विधानसभा चुनाव का बता रहे हैं कि वो एक अपवाद हो सकता है, क्योंकि तब कांग्रेस पार्टी का फासला 10% का था। लेकिन अमूमन ऐतिहासिक तौर पर संजय जी, छत्तीसगढ़ में बीजेपी और कांग्रेस के बीच में जो फासला होता है 1 या 2% का ही होता है, बहुत ही मामूली अंतर। अमिताभ जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, 1 या 2% से ही वहां पर चुनाव का फैसला होता है। तो ऐसे में मैनिफेस्टो लाना, अमित शाह ने वहाँ पर मैनिफेस्टो जारी किया और उसके बाद एकदम माहौल पलटा, क्योंकि वो चाहे धान की खरीद की बात हो जिसमें कि 2100 रुपये की बात कही गई बीजेपी की ओर से, और साथ ही तेंदुपत्ते के जो काम में जो लगे लोग हैं उनके लिए राहत की घोषणा की गई। ये सारी चीज़ें लगता है कि बीजेपी के पक्ष में कम से कम ये माहौल बनता दिखा वहाँ पर। देखिए, छत्तीसगढ़ बहुत ही इंटरेस्टिंग केस है। अगर छत्तीसगढ़ के बारे में 3 महीने या 5 महीने या 6 महीने पहले की बात वो हो रही होती तो ये वन वे कहा जाता। छत्तीसगढ़ मतलब एकदम रिटर्न है कि कांग्रेस वो जीत रही है, ऐसी बात कही जा रही थी और ऐसी बात बहुत सारे लोग मानते थे। नहीं, पर महादेव ऐप का मामला आना और पीएम मोदी का छत्तीसगढ़ की सभा में घोषणा करना कि अगले 5 साल तक 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज मिलता रहेगा। आप देखिए, वहां से एक स्थिति का परिवर्तन होता है। वो मूलतः क्या इंडिकेट करता है? क्योंकि मान लीजिए कैंपेन से अगर पब्लिक एंगर है वही टर्न हो सकता है, या आक्रोश है लोगों में और आप समझ नहीं पा रहे। वो अमिताभ जिस बात का जिक्र कर रहे थे कि बीजेपी कांग्रेस शायद ओवर कॉन्फिडेंट थी, जहां कॉम्प्लेसेंसी का फैक्टर आ जाता है। बघेल रीजनल छत्रप के उन्होंने अपने डिप्टी चीफ मिनिस्टर को टी.एस. सिंहदेव को दरकिनार कर दिया, वहां भी एक लड़ाई थी। सभी जगह बाहर भी गहलोत काफी प्रचार में जा रहे थे जिस समय बघेल जिस समय उनकी वहां पे जरूरत थी। बीजेपी ने बहुत अच्छा किया, अमित शाह वहां पे काफी समय उन्होंने ध्यान दिया संगठन की रचना को, जो इश्यूज आप बता रहे हैं उन इश्यूज को। और पब्लिक एंगर जो था वो मूलतः धान की खरीद से लेकर के, जब बीजेपी का राज था रमन सिंह का, उस समय थोड़ी बाद में कोई चूक हुई थी।
चूक ये हुई थी कि रमन सिंह ने जो वादा किया था बोनस का उसमें जब 2013 में किया जीत करके आ गए, लेकिन तब 2014 में बीजेपी की सरकार आ गई। तब यहाँ पर जो था स्टैंड तब ये था कि जो पॉपुलिस्ट मेजर्स हैं उनके खिलाफ जाना है, इस तरह की सब्सिडी देना या किसानों का कर्जा माफ करना, इसमें नहीं करना। तो 2 साल बाद वो बोनस जो है वापस बंद कर दिया गया। तो उसके चलते लोगों में बहुत नाराजगी थी, कहा कि ये विश्वासघात किया रमन सिंह। अब बिल्कुल सही करें। बात तो इस बार ना पॉपुलिस्ट की, तो यही पूछना चाहते थे अजय जी आपसे कि इनका बहुत बड़ा रोल रहा है। तीनों राज्य देख लीजिए, एक तरह से होड़ दिख रही थी बीजेपी कांग्रेस में कि कौन कितना ज्यादा लुभा सकता है। आप उसको रेवड़ी कहते, प्रधानमंत्री ने परहेज किया था, लेकिन एक हमारा दायित्व भी होता है राजनीतिक दलों का कि वो जो एक है सामाजिक तौर पर मदद करें वर्गों की जिनको ज़रूरत है। तो इनका भी एक बहुत बड़ा रोल रहेगा, जो भी भले ही नतीजे आए, इनका बड़ा बहुत रोल रहेगा कि वाकई लोग कितने इनका असर पड़ता है इन नीतियों का और ऐलानों का। बिल्कुल। और ये जो पॉपुलर स्कीम है ये काफ़ी पॉपुलर है, और ये क्योंकि ख़ास तौर पे आप देख लीजिए ये आइडियोलॉजी में अब कम वोट पड़ रहे हैं। अब लोग देख रहे हैं कि हमें क्या मिल रहा है। ये तो नेता लोग तो बहुत कुछ बोलता है, हम हिंदू है, इस पे भी चर्चा करेंगे अजय जी, क्योंकि देखिए राजस्थान में कई बात हुई है लोगों से, राम मंदिर का मुद्दा हो या ये जो जातिगत जनगणना वाला मुद्दा आया, ये मुद्दा भी लोगों के जहन में था। तो ऐसा नहीं है कि केवल पॉपुलिज्म, बल्कि लेकिन कुछ आइडियोलॉजी वाली बातें भी आई। लेकिन पॉपुलिज्म अब देखिए कितना चेंज हो गया, चेंज हुआ है। जनसंघ और बीजेपी का पुराना जो स्टांस था पॉपुलिज्म में कितना चेंज हो गया। अब देखिए पहले तो काफी खिलाफ थे ये पॉपुलिस्ट स्कीम का, ये कहते थे ये कांग्रेस ये वोट खरीद रहे। हाँ, बदलती राजनीति की मजबूरी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अब एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं ना, ब्रेक लेके अभी तुरंत हाजिर।